10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथ सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इस पेपर के अंदर आपको टोटल 5 सेक्शन ABCDE देखने को मिलेंगे। सेक्शन A के अंदर 1 से लेकर 20 तक जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 1 से लेकर 18 तक आपके MCQ, 1 वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स रहेंगे। और क्वेश्चन 19 और 20 जो है आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन B के अंदर 21 से लेकर 25 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन C के अंदर 26 से लेकर 31 तक शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन D के अंदर 32 से लेकर 35 तक लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। सेक्शन E के अंदर 36 से लेकर 38 तक ये जो आपके केस स्टडी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और ये क्वेश्चन आपके रहेंगे 4 मार्क्स के। यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं आपके जो इंटरनल चॉइस भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट अपना 7 का, सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। सेक्शन B के अंदर आपको 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। सेक्शन C में भी 2 क्वेश्चन में, सेक्शन D में 2 क्वेश्चन में, और सेक्शन E में जो है 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। इंटरनल चॉइस क्या होती है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उसी के और में एक क्वेश्चन और होगा, दोनों में से आपको एक करना है। सबसे पहले देखिए सेक्शन A खंड क, इसमें यहाँ पे एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 2, तो यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, 2 4 बार है, तो आपको 2 लेना है 2 बार, यानी कम से कम टाइम आपको लेना है 2⁻²। फिर यहाँ पे देखिए जो दोनों में कॉमन है, यानी कि तीनों में कॉमन जो है वही नंबर आपको लेने हैं। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 1, तो यहाँ पे हमें लेना है 3 की पावर 1। मल्टीप्लाई में इधर 5 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे 3 बार है, तो हमें 5 लेना है एक बार बस। और जो 7 है ये और किसी में नहीं है, तो 7 हमें नहीं लेना। अभी इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60। तो इनका जो HCF होगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ये होगा अपना D ऑप्शन 60। क्वेश्चन 2, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5। आपको बताना है यानी कि कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोज -2 और 5 हैं। तो ऐसे जो हैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं, याद रखना ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होते हैं। अब इनफाइनाइट जो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो D ऑप्शन राइट हो जाएगा मोर देन 3, यानी 3 से ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल जो होगा उसकी पावर क्या हो 2, उसी को बोलते हैं। तो देखिए जब हम सोल्व करेंगे फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट, तो ये तो x² और आगे x है, तो ये तो पहला तो क्वाड्रेटिक है। सेकंड वाले को जब हम सोल्व करेंगे तो ये भी जो अपनी क्या रहेगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि आगे जो है यहाँ पे x है, आगे 9x², यानी x² से x² कटेगा नहीं, तो ये भी क्वाड्रेटिक रहेगी। लेकिन जब हम C ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो देखिए यहाँ पे x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, और आगे पहले से ही x² है, तो दोनों साइड से कट जाएगा, तो ये अपना लीनियर बचेगी इक्वेशन। तो इसका मतलब कौन सी नहीं है अपनी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट आंसर हो जाएगा अपना C ऑप्शन। और अगर D की बात करेंगे तो यहाँ पे x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, ये अपना जो है क्वाड्रेटिक बचेगी, क्यूबिक नहीं होगी ये। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा C ऑप्शन। क्वेश्चन 4 ऊपर हिंदी में दिया गया, नीचे इंग्लिश में। यदि इफ़ द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। यदि वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसी स्फीयर का न्यूमेरिकली इक्वल है। स्फीयर क्या होता है, जैसे आपका फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये इसको सर्कल नहीं मानना, ये आपकी 3D डायमेंशन है, यानी कि इसकी 3D होती है, 3 डायमेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपका है स्फीयर, जिसको हम बोलते हैं गोला। तो अगर इसके हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होगा यहाँ पे देखिए, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³, और ये बराबर है किसके, इसके एरिया के, तो एरिया होगा 4πr²। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से इधर r³ कट जाएगा, यानी कि पावर कट जाएगी, अकेली r बचेगी। तो लेफ्ट साइड में बचेगा अपना r/3 = 1, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। तो यहाँ पे जो रेडियस होगी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा अपना C ऑप्शन, r = 3 यूनिट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। यहाँ पे देखिए अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट दे रखे हैं P, इसके पॉइंट है -6 और 7, और दूसरा है Q, इसके पॉइंट है -2 और 3। इसका एक मिड पॉइंट है, उसको यहाँ पे दे रखा है A, उसके जो वैल्यू है यानी कि उसके कोऑर्डिनेट है n/3, 5। यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखना x जो होता है वो बराबर होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, यानी कि मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x का मतलब अपने पास दे रखा है n/3 इज इक्वल टू x1 यानी कि -6, x2 यानी कि -2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा -8/2, -8/2 का मतलब -4। 3 नीचे डिवाइड में है, आगे जाके जो है 4 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -12। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, -12। क्वेश्चन 6, ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। ए बी सी और डी ई एफ जो है दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो मैं पहले यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ। देखिए दोनों ट्रायंगल हो गए। सबसे पहला है ए बी सी, दूसरा जो ट्रायंगल है ये है डी ई एफ। इसमें जो ए एंगल है ये 47 का दे रखा है। ये दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें जो ई एंगल है ये अपना 83 का दे रखा है। तो आपको बताना एंगल सी क्या होगा। तो देखिए अगर 83 है तो ई बी के बराबर है, तो बी भी यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 83। अब हमें सी निकालना है, तो तीनों जो एंगल है इनका सम हो जाएगा 180, यानी कि 47 प्लस 83 प्लस में एंगल सी यानी कि 180। 83 और 47 का जो जोड़ होता है ये होता है 130। 130 आगे जाके जब 180 में से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे 50, यानी कि एंगल जो सी आएगा ये अपना 50 डिग्री का आ जाएगा। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, 50 डिग्री। क्वेश्चन 7, यहाँ पे अपने पास एक डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे अपने पास एंगल ए ओ बी 125 का COD निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सर्कल है, सर्कल के बाहर से जो है क्वाड्रिलेटर है। तो आपको याद रखना है कि जो क्वाड्रिलेटर की अपोजिट जो साइड होंगी वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगे उनका सम 180 होगा। यानी कि इस साइड ने यहाँ पे बना रखा है 125 का, इसने यहाँ पे बना रखा है, ये हमें बताना है। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180। तो 125 प्लस में एंगल निकालना हमें COD, इन दोनों का सम 180। तो यहाँ से हमें एंगल COD निकालना है। तो COD 180 में से जब हम 125 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। क्वेश्चन जो 7 है इसका राइट आंसर 55 डिग्री। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एक ट्रायंगल की कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, हाउ मैनी टेंजेंट्स। आपको बताना है एक ट्रायंगल की जो है कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन 8, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको cos थीटा की निकालनी है। तो नीचे यहाँ पे इंग्लिश में देखिए tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ। तो परपेंडिकुलर अपना A है, बेस यहाँ पे B होगा। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा A² प्लस B स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है B और हाइपोटेन्यूज है A² प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, यानी कि B अपॉन में A² प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। क्वेश्चन 9, इफ़ ए पोल, यदि एक पोल 12 मीटर की हाइट है, उसकी शेडो है 4√3, तो आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने जो है ट्रायंगल ड्रा कर लिया। ये 90 डिग्री पे जो है यहाँ पे क्या है, पोल है। इसकी हाइट दे रखी है 12 मीटर, इसकी जो शेडो है ये है 4√3। यहाँ पे मैं एंगल निकालना है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो मैं निकाल लेता हूँ tan थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 4√3। अब सोल्व कर लेंगे। देखिए 4 से इसको काटेंगे 3 पे, तो 3 अपॉन √3। अब नीचे जब रूट आती है तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। ऊपर हो जाएगा 3√3, नीचे हो जाएगा 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 9 का स्क्वायर रूट है 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा √3। यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अपना tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3। हमें एंगल निकालना है, याद रखना tan थीटा इज इक्वल टू √3।
और √3 जो वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा अपना एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। क्वेश्चन 10 ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल सेंटर, सेंटर के ऊपर यानी कि राइट एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो आपको लेंथ बतानी है कि इसकी कोड की लंबाई क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है नीचे कोड बना ली, और ये कोड जो है सेंटर के ऊपर याद रखना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसकी रेडियस अपने पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड 10 और 10। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि इसने किसकी लंबाई निकलवाई है, कोड की। कोड एक तरीके से क्या इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ही तो है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस में 100 होते हैं 200, 200 का स्क्वायर रूट। तो 200 को 2 मल्टीप्लाई में 100 लिख सकते हैं। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, अंदर बचेगा √2, यानी कि 10√2 जो है कोड की क्या होगी, लेंथ, जो कि एक तरीके से उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। क्वेश्चन 10 में राइट आंसर हो जाएगा 10√2, और ये सेंटीमीटर में ऊपर लिख रखा है। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है, आप जो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे जो है 7 दे रखे हैं अपने पास। इसका मीन है 7, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो मीन क्या होता है, सभी डाटा का सम। तो यहाँ पे डाटा है 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3, सभी का सम करना है, +5 + 10 + 5, और इनको डिवाइड कर देंगे टोटल से। टोटल ये नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो 7 हैं, और इनका मीन पहले से ही अपने पास 7 दे रखा है, आपको लास्ट में दिख रहा होगा। जब आप ऊपर ऐड करेंगे x और 2x को, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 3x, और जब बाकी नंबर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 40, और नीचे जो 7 है ये आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 7 49। अब यहाँ पे लेफ्ट में 40 है, आगे जाके 49 में से माइनस होगा, 9 बचेगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 इधर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में आगे जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 12 ऊपर इंग्लिश में दे रखा, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में। एक टिकट है जिसमें जो है रैंडमली उनमें से जो है बैग के अंदर को टिकट निकाली जाती है। उन टिकट के ऊपर नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 40 तक। आपको बताना है कि अगर आप कोई भी टिकट निकालेंगे तो वो जो है 5 का मल्टीपल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 5 के मल्टीपल होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, क्योंकि 1 से लेकर 40 तक जो आपके यही मल्टीपल होते हैं 5 के। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट की, P ऑफ E = टोटल नंबर कितने हैं ये, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 8 हैं, और ये कितने में से आए हैं, 40 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5, क्योंकि 8 से जब काटेंगे तो 5 पे। तो 5 का जो मल्टीपल होगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन 13, इफ ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q where p and q are integers then p and q are co-primes are called। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, याद रखना। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो पाई है, पाई ये आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल है, यानी कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ज़रूर सुना भी होगा इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 14 का देखिए ऊपर इंग्लिश हिंदी में दे रखा है, नीचे यहाँ पे इंग्लिश में। एक टेंजेंट है PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रो द सेंटर O एट पॉइंट Q। सो OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लिया हमने। इसकी यहाँ पे एक टेंजेंट लेनी है। टेंजेंट बाहर जो पॉइंट होगा ये आपका Q होगा, और सर्कल के ऊपर जिस पॉइंट पे मिलेगी उसका P होगा। इसका सेंटर जो है यहाँ पे O। सेंटर से टेंजेंट पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, याद रखना। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने जो OQ है ये अपना हाइपोटेन्यूज है। OQ अपने पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हमें QP की लेंथ निकालनी है, यानी PQ की लेंथ निकालनी है। तो याद रखना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज अपने पास पहले से दे रखा है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस बेस यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इधर लेफ्ट में आगे माइनस का हो जाएगा, आगे पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो 144 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 119, और ये पी क्यू का स्क्वायर 119 है, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी √119 यानी कि स्क्वायर रूट में 119। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा √ यानी कि स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 15 ऊपर यहाँ पे हिंदी में दे रखा, नीचे इंग्लिश में। साइन थीटा की वैल्यू a है, सीकेंट थीटा की वैल्यू b है, आपको टेन थीटा की निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू है a, अब सीकेंट थीटा की वैल्यू b है, तो यहाँ से कोस थीटा सीकेंट का उल्टा होता है, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू आ जाएगी 1/b। हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट साइड में थोड़ा सा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू अपने पास है ए अपॉन में कोस थीटा है 1/b। अब b जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a × b, ab। तो क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा a × b। क्वेश्चन 16 का देखिए यहाँ पे ऊपर अपना दे रखा है हिंदी में, नीचे इंग्लिश में। 4 tan थीटा की वैल्यू 3 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस में कोस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले देखिए tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3/4, ये tan थीटा की वैल्यू है, याद रखना। अब ऊपर जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन पूरे को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे। जब पहले वाले को जब इसको कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो यह आ जाएगा 4 tan थीटा। आगे कोस थीटा को कोस थीटा से करेंगे तो 1, नीचे आ जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1। अब tan थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3/4 माइनस 1, नीचे भी सेम रख लेंगे 4 × 3/4 प्लस 1। अब 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर है 3 - 1, नीचे है 3 + 1, यानी कि 3 - 1 होता है अपना 2, और नीचे 3 + 1 यानी कि 4, 2/4, और 2/4 की वैल्यू आपको पता है 1/2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2/4, सोल्व करेंगे तो इसको 1/2, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स। क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी चीज़ का चौथा हिस्सा। तो हमें क्वाड्रेंट की जो है वैल्यू निकालनी है, यानी कि अगर इस सर्कल के हम 4 पार्ट करते हैं तो इसमें एक हिस्से का जो है वैल्यू निकालनी है, 90 डिग्री होता है। तो याद रखना जो एरिया होगा ये हो जाएगा चौथा हिस्सा 1/4 πr², 1/4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, मल्टीप्लाई में r 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पे 11 पे, 11 और 7 की मल्टीप्लाई 77, 77/2 सेंटीमीटर², 77/2 सेंटीमीटर²। क्वेश्चन 18 इफ n इज द नेचुरल नंबर देन 6n कैन बी एंड बी डिजिट 0, यानी कि n की 6 की पावर n है, तो क्या ये जो है इसकी जो एंड डिजिट है 0 हो सकती है। नहीं, देखो 0 होने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10 बनती है। हो सकता है 2 की पावर m हो जाए, n हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ही 0 आ सकता है, लेकिन 6 आपको पता होगा ये तो 2 × 3 होता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। राइट आंसर क्या आएगा इसका फॉल्स। क्वेश्चन 19 और 20 ये आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको करने से पहले एक बात का ध्यान रखना आपको, यदि ए ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब दोनों सही हैं और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। बी आपको तब सेलेक्ट करना है जब अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। सी आपको तब सेलेक्ट करना है जब अभिकथन असर्शन सही है लेकिन कारण गलत है। और डी आपको तब सेलेक्ट करना है जब अभिकथन गलत है लेकिन कारण क्या है सही है। तो यदि आप क्वेश्चन 19 पे चलते हैं, देखिए ऊपर हिंदी में दे रखा, नीचे इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं हम। इंग्लिश में देखिए द सम ऑफ एपी के जो टर्म है इसमें जो 17 टर्म है इनका जोड़ 6 to 9 होगा। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये होगा नहीं होगा, तभी हम बता पाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म है अपनी 5, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू जाएगी 9 - 5 यानी कि 4, डी की वैल्यू 4, एन की वैल्यू है यहाँ पे
17, n की वैल्यू 17। अब सम ऑफ nth टर्म एस एन इज इक्वल टू, नीचे दे भी रखा है एस एन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब सोल्व कर लेते हैं। n 17 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 10 प्लस n माइनस 1, n का मतलब 17, 17 में से 1 घटाएंगे तो 16, 16 मल्टीप्लाई में d, 16 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे 17 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 74, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 37 पे। 37 और 17 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 629 आएगा। इसका मतलब अपना असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि रीजन का यूज़ करके हमने इस फॉर्मूला का यूज़ करके सोल्व इसको किया है। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही क्या अपने सही हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 20, और करेक्ट है। क्वेश्चन 20 है कि 2 टेंजेंट आर ड्रॉ टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यदि बाहर से कोई 2 टेंजेंट हैं ड्रा की जाती हैं तो वे जो है जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे वो बराबर होगा, बिल्कुल सही है, ट्रू है। रीजन दे रखा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यदि टेंजेंट ड्रा करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ बराबर होती है, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट क्या सही, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट जो रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। सेक्शन बी, इसके अंदर यहाँ पे 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 21 का ए पार्ट, यहाँ पे अपने पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इनको हमें सोल्व करना है। ऊपर हिंदी में दे रखा है, नीचे यहाँ पे देखिए इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखिए नीचे जो है यहाँ पे अपने पास 2 और 3 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में से हमें इनको खत्म करना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे जो है डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस नीचे वाले 3 को कैंसिल करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब पहली वाली को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा अपने पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। जब अगली वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, माइनस में y इज इक्वल टू 9। तो अपने पास ये 2 इक्वेशन आ जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमें फर्स्ट में से क्या करना है, माइनस, यानी इसको इसके नीचे रख के माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से नीचे लिख लेता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, उसके नीचे 3x माइनस y माइनस प्लस 9, क्योंकि 9 किसका, प्लस का। अब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3x से 3x कैंसिल, जब 4y और नीचे y प्लस का है तो ये हो जाएगा 5y, और -6 और -9 होते हैं -15। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब y की वैल्यू -3 आ गई तो हम जो है कौन सी भी इक्वेशन में रख लेंगे, इसको मैं इस ऊपर वाली में यहाँ पे रख लूँगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3x, माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब 3 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अपने पास 6/3 यानी कि 2। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ पे अपने पास -3। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। इसी के और में क्वेश्चन और दिया गया ऊपर, यहाँ पे देखिए, ऊपर हिंदी में पढ़ सकते हैं, नीचे इंग्लिश में। यहाँ पे अपने पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो होते हैं इनके अपोजिट जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। इसका मतलब x प्लस 3y 13 के बराबर होगा, 3x प्लस y 7 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस में 3y इक्वल टू 13 और 3x प्लस में y इज इक्वल टू 7। अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, या तो आप x का कर लीजिए या फिर y का। ये क्वेश्चन आपका 21 का ही सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, ठीक है, याद रखना हो। तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, तो करते हैं इसको सोल्व। तो ऊपर वाली को या नीचे वाली को किसी को भी एक को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोफिशिएंट या तो y का इक्वल कर लीजिए या x का। तो मैं y का इक्वल कर लेता हूँ, तो देखिए इसको नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, नीचे वाला हो जाएगा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। बस ऊपर वाली इक्वेशन को इसमें से नीचे वाली में से माइनस कर दीजिए। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 21, और सेकंड इक्वेशन जो अपने पहले वाली थी x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7, x प्लस में 3y इज इक्वल 7 नहीं, इज इक्वल टू 13। अब इसको माइनस करते हैं, देखिए माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, 3y से 3y कैंसिल, 9x में जब x को माइनस करेंगे 8x,
और 21 में सीधा 13 को माइनस करेंगे तो 8। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो कौन सी भी इक्वेशन में रख लीजिए y आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे मैं जो इसकी वैल्यू जो है नीचे वाली इक्वेशन में रख लेता हूँ। यहाँ पे जो अपने पास सेकंड इक्वेशन है इसमें रखता हूँ। तो x की वैल्यू है 1 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। 1 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 13 माइनस में 1 इज इक्वल टू 12। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 4। तो y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू अपने पास क्या है 1, x 1 y 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। 22 का क्वेश्चन देखिए ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक पॉइंट है -4 और 6। ये किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में काटेगा यदि इसके दो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस प्रकार अपने पास एक लाइन ड्रॉ है। यहाँ पे इसके पॉइंट है -6 और 10। बी जो है इसके पॉइंट है 3 और -8, दोनों पॉइंट है। इसके बीच में एक पॉइंट है सी, बिल्कुल बीच में नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। तो -4 और 6 पॉइंट है। इसका रेशियो बताना किस में काटेंगे, तो ये k/1 में मान लिया इसको, यानी कि आप इसको m1/m2 इस प्रकार कह सकते हैं, या फिर k/1। इसका फॉर्मूला होता है जो x होता है ये बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इसका आपको यूज़ करना है। y में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें x से ही काम चल जाएगा अपना। सबसे पहले देखिए x अपने पास -4, m1x2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई के 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई -6 यानी कि -6, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब k प्लस 1 आगे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हो जाएगा -4k -4 इज इक्वल टू 3k माइनस में 6। अब k जो है 3k और 4k एक साइड हो जाएंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे तो 7k हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा अपना 7k। और जब -4 जब दूसरी साइड जाएगा -6 की तरफ, या फिर -6 जब लेफ्ट में आएगा तो -6 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो प्लस का 2 बचेंगे। तो यहाँ के से k की वैल्यू आएगी 2/7, यानी कि k/1 आएगा अपने पास 2/7। 2/7 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना 2/7। क्वेश्चन 23 यहाँ पे देखिए दे रखा अपने पास क्वेश्चन 23। ये जो दो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको बताना है, ये सिमिलर प्रूव करना है, शो करना है। तो सिमिलर के लिए देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे BP/PD का जब रेशियो निकालेंगे तो 1/2 आएगा, और जब PC और PE का रेशियो निकालेंगे 6/12, ये भी 1/2 आएगा, यानी कि साइड का रेशियो तो इक्वल हो गया। फिर भी अगर आपको अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हैं किस प्रकार से कि PB/PD यानी कि 5/10, और आगे है इसके अलावा PC/PE। PC अपने पास है 6/12। जब सोल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा और ये भी 1/2, यानी कि दोनों जो है यहाँ पे साइडों का जो रेशियो निकालते हैं तो ये बराबर है। और आपको पता होगा बीच वाला एंगल बराबर है ही, क्योंकि ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA जिसको बोलते हैं। इसका मतलब साइड एंगल, साइड से दोनों यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे अपने सिमिलर। आपको कॉन्ग्रेंट जरूर नाम सुना होगा आपने, जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं तो टोटल कितने क्राइटेरिया होते हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल को अगर हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो इसके लिए टोटल कितनी प्रॉपर्टी होती हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे साइड साइड साइड, ये क्राइटेरिया है। तो आपको टोटल कितनी प्रॉपर्टी होती है उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 24 यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 1 + sin A अपॉन में 1 - sin A सीकेंट A प्लस में tan A के बराबर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए जो यहाँ पे 1 - sin A है तो 1 प्लस में sin A इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 प्लस में sin A से डिवाइड, ये स्क्वायर रूट पूरे क्या आ जाएगा। ऊपर तो 1 + sin A 1 + sin A 1 + sin स्क्वायर A हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर तो बचेगा 1 प्लस में sin A। नीचे यहाँ पे फॉर्मूला बन गया A - BA + B, यानी A² - B², 1² - sin स्क्वायर A, और 1 - sin स्क्वायर A होता है आपका cos स्क्वायर A, और cos स्क्वायर A नीचे भी जो आपका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे बचेगा cos A। अब 1 में cos A आपका होता है सीकेंट A, और 1 + sin में cos हो जाएगा आपका tan A,
ये हमें प्रूव करना था कि सीकेंट ए अपॉन में 10 है। थोड़ा मैंने शॉर्टकट कर दिया, दोबारा से अगर आप समझेंगे तो ईजिली आ जाएगा आपको। क्वेश्चन 24 में यहाँ पे बी पार्ट दे रखा है, इसमें यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3, tan 45 की 1, साइन 30 की 1/2 और कोस 30 की √3/2। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे देखिए 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 1/4 प्लस में 4 इंटू सीकेंट स्क्वायर 30, सीकेंट की वैल्यू 2/√3 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर है अपना हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3। आगे अगर आप देखेंगे माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड में साइन स्क्वायर, वैसे नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, नीचे होगा 1। अगर आप डायरेक्ट 1 रखना चाहें तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप साइन की, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, नीचे आप 1 रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको वैल्यू रखनी है तो साइन थीटा की 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस में कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 3/4। अब 1/4 और 3/4 होता है 1। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए ऊपर 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1, एलसीएम ले लेंगे। जब आप इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो यह आएगा 67/12। एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करेंगे 67/12। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है tan 90 की वैल्यू कितनी होती है। tan 90 की वैल्यू आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। क्वेश्चन 25 ऊपर हिंदी में दिया गया, नीचे इंग्लिश में। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी जो आपकी सर्कुलर टाइप यानी कि सर्कल टाइप की होती है, इसमें सुई की लंबाई दे रखी है। सुई की लंबाई का मतलब क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि रेडियस दे रखी है इसकी 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगी। आपको पता होगा जो मिनट की सुई होती है 1 घंटे में घड़ी का पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी कि 1 घंटे में अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा चक्कर लगा लेगी, तो एरिया हो जाएगा πr²। अगर हमें 1 मिनट का निकालना है तो 1 मिनट के लिए πr² डिवाइड में 60 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड, क्योंकि ये जो है 1 मिनट का एरिया आ जाएगा। लेकिन इसने पूछा 5 मिनट का, तो 5 मिनट के लिए अगर हम इसको 5 मिनट के लिए निकालना है तो 5 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, 5 डिवाइड में 60 मल्टीप्लाई में πr²। अब देखिए सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5/60, पाई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 22/7, आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई में 14। अब सोल्व कर लेंगे। देखिए 5 से काटेंगे 60 को 12 पे, 7 से काटेंगे 14 2 से काटेंगे इसको 6 पे, 2 से काटेंगे 3 पे, 2 से काटेंगे 7 पे। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 154, नीचे बच जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मिनट की जो सुई होगी वो 5 मिनट के अंदर 154 यानी कि 154 डिवाइड में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया कवर करेगी। नेक्स्ट है सेक्शन सी। इसके अंदर यहाँ पे देखिए 3 अंक्स के जो है 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 3-3 नंबरों के 6 क्वेश्चन। सबसे पहला हमें √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √2 को ले लिया हमने p/q। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास √2q = p। अभी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2q² = p²। यानी कि 2q² = p² का मतलब क्या है कि p² जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो p² अगर 2 से डिवाइड होगा तो p भी क्या होगा, 2 से डिवाइड। अब p की यहाँ पे p की जगह पे मैंने 2m रख लिया। अब यहाँ पे दोबारा से p की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे इसमें रखूँगा तो लेफ्ट में तो अपना है 2q² और p का स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर 4m²। 2 से 4 को काटेंगे 2, यानी कि q² आ गया 2m², यानी कि q² = 2m²। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी। मैं दोबारा रख लेता हूँ, देखिए इनको इस प्रकार से लिख लेता हूँ। यानी कि अपने पास जो आ गया, क्या आ गया कि p² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी क्या होगा, 2 से डिवाइड। अभी अपना आया था क्या 2, यानी कि यहाँ पे आ गया अपना q² = 2m²। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो q² है ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी क्या हो जाएगा अपना 2 से डिवाइड। यानी कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। जबकि हमने क्या माना था, इनको यहाँ पे को प्राइम नंबर माना था। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता।
तो इसका मतलब जो √2 है अपना एक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 27, यहाँ पे आपको इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालने और वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट का, यानी कि जो रिलेशन है वो अपना सही है, उसको हमें जो है वेरीफाई और करना है। तो वैसे तो जो है बराबर ही आएंगे जब उसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। करते हैं इसको सोल्व। देखिए आपके जो यहाँ पे अपने पास दे रखा 6x² -3 -7x, पहले 7x को लेफ्ट में लेके आएंगे, यानी कि थोड़ा सा इसके 3 के लेफ्ट में, 6x² -7x -3 = 0। फैक्टर बनाएंगे तो 6x², तो इसके बनेंगे 2x माइनस में 9x -3 = 0। ऐसा क्यों बना, क्योंकि जब 2 और 9 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² आ जाएगा, जो कि अपना जो a² यानी कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है, और जब ऐड करेंगे 2x और -9x को तो -7x आएगा। अब पहले वाले में से जब आप कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन, अंदर बचेगा 3x + 1। अब आगे वाले में से -3 कॉमन लेंगे तो अंदर 3x + 1 = 0। अब दोनों में से 3x + 1 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2x - 3 = 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, जब एक नंबर 0। अगर पहले वाला नंबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे अपने पास -1/3, और दूसरा 0 लेंगे तो 3/2। तो ये अपने पास जो है यहाँ पे दो अपने पास जो है वैल्यू आ चुकी हैं, यानी कि 3/2 और -1/3। अब हम इनको ऐड करना है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे 3/2 माइनस में 1/3, यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे तो ये अपने पास आएगा LCM 6 9 - 2 यानी कि 7/6। और जबकि हमें यहाँ पता होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब इनको वैसे डायरेक्ट अगर ऐड करके देखेंगे तो -b यानी कि b क्या है, x का कोफिशिएंट -7, a यानी कि x² का कोफिशिएंट 6, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/6, यानी कि जब ऐड किया तो हमने 7/6 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। 3/2 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 आएगा। और जब अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है c/a, c यानी कि कांस्टेंट टर्म -3 है, अपॉन में a यानी कि x² का कोफिशिएंट 6, 3 से काटेंगे 2 पे कटेगा तो ये भी -1/2 आएगा, यानी कि ये जो है वेरीफाई हो गया अपना। क्वेश्चन 28, 5 वर्ष बाद राहुल की आयु उसकी बेटे की आयु से 3 गुना होगी। यहाँ पे 5 वर्ष बाद बात की जा रही है। अगर यहाँ पे मैं प्रेजेंट एज की बात करूँ तो राहुल को मान लिया मैंने x हो जाएगा, और उसका जो बेटा है यानी कि सन, ये मैंने फादर f लिख लिया x, और उसका जो सन है s, इसको मैंने मान लिया y। अगर 5 साल लेटर यानी कि 5 साल बाद की बात की जा रही तो फादर हो जाएगा x + 5 और बेटा हो जाएगा y + 5, क्योंकि 5 साल बढ़ेगा। लेकिन 5 साल के बाद में जो फादर है वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाता है, तो उनकी एज को बराबर करने के लिए जो सन है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब सोल्व करेंगे तो x + 5 = 3y + 15, और यहाँ पे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 3x माइनस में y को लेफ्ट में ले आए, 5 को आगे ले जाएंगे तो 10, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी x माइनस में 3y = 10। याद रखना, मैं ऊपर लिख देता हूँ x माइनस में 3y = 10, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है 5 years ago, 5 साल पहले, तो उसका फादर जो है, फादर क्या था, x माना था हमने, सन को y माना था, तो 5 साल पहले यानी कि x - 5, तो 5 साल पहले उसकी बेटे की एज भी कम हो जाएगी, 5 कम y में से 5 माइनस कर देंगे, तो 5 साल पहले उसके फादर अपने बेटे का 7 गुना था, तो बराबर करने के लिए बेटे को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उनकी एज बराबर हो जाए। अब इसको सोल्व करेंगे तो x - 5, y को 7 से मल्टीप्लाई 7y, 7 को 5 से मल्टीप्लाई 35। अब y को इधर लेके आऊँगा तो x माइनस में 7y, और 5 आगे जाके माइनस का जो है प्लस का हो जाएगा, 35 में -35 में जब +5 ऐड करेंगे तो माइनस में 30। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। देखिए मैंने दोनों को जो है यहाँ पे बॉक्स के अंदर पैक कर दिया है। x - 3y = 10 है, और दूसरी है x माइनस में 7y = -30। अब सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली में से क्या कर लेते हैं, माइनस, तो फर्स्ट वाली को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए x - 3y = 10, और दूसरी है x माइनस में 7y = -30। अब दोनों को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो x से x कैंसिल, तो 3y माइनस का 7y प्लस का, तो 4y प्लस का बचेगा। 10 और 30 दोनों प्लस के हैं 40, यहाँ से y की वैल्यू आएगी अपने पास 10। अगर y की वैल्यू 10 आ गई तो कौन सी भी एक इक्वेशन में रखेंगे x की आ जाएगी, मैं ऊपर वाली में रख लेता हूँ इसमें,
तो x माइनस में 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस का 30 हो जाएगा, जब 3 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो आगे जाके प्लस का हो जाएगा 30, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, तो x 40 आ गया, y 10 आ गया, यानी कि फादर की जो एज है वो 40 साल है क्योंकि हमने x माना था, और सन जो है ये y जिसको हमने y माना था ये 10 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा कि उनकी प्रेजेंट एज बताओ, तो फादर अपना जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू फादर कितने साल का है 40 ईयर, और सन जो है जिसको हमने y माना था ये है 10 ईयर्स। ठीक है, इसी में देखिए यहाँ पे अथवा में और में एक बी पार्ट दे रखा है कि दो समपूरक यानी कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनके दोनों का जो सम होता है वो कितना आया 180 हो। तो अगर बड़ा जो एंगल है लार्ज एंगल उसको मैंने x मान लिया, स्मॉलर एंगल को y मान लिया, तो इसका मतलब दोनों का सम तो हो जाएगा 180। लेकिन जो उनका डिफरेंस है यानी कि बड़े एंगल और छोटे एंगल का डिफरेंस 18 है, तो इसका मतलब x माइनस वाई का जो डिफरेंस है ये है 18। अब इनको सोल्व करेंगे तो y से y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 198, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड करेगा इसको, तो ये आ जाएगा 99, x की वैल्यू 99 आ गई। अब y की निकालनी है, दोनों का सम 180 होता है, तो यहाँ से y की निकाल लेंगे, तो 99 प्लस में y इज इक्वल टू 180, तो 99 लेफ्ट में माइनस प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 81, x की वैल्यू अपने पास 99 आ गई, y की वैल्यू आ गई 81। यही हमसे पूछा था इसने कि दोनों एंगल बताओ, तो बड़ा जो एंगल है लार्जर एंगल वो अपना 99 डिग्री का है, छोटा एंगल है 81 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 29। यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं अपने पास P और Q, इनके बीच की डिस्टेंस जो वो 10 यूनिट है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब भी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस कंप्लीट का ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे निकालते हैं, देखिए डिस्टेंस अपने पास पहले से 10 दे रखी है, तो कोई एक पॉइंट को P मान लिया, को Q, तो P Q आ जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि x2 अपने पास कितना है यहाँ पे 10। आप कौन सी को भी जो है अपना जो है कौन सी को भी x2 मान सकते हैं, किसी को भी x1 मान सकते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि y माइनस y1 आएगा, तो पहले से एक माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और ये पहले से ही अपना जो है इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है। अब 10 और 2 का जो है 8 होते हैं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस में y प्लस में 3 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट है आगे जाके अपना जो है स्क्वायर हो जाएगा 10 का, इधर से मैं स्क्वायर रूट काटूंगा तो आगे जाके ये क्या हो जाएगा अपना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब 64 जो है, देखिए इस स्क्वायर को खोलना मत, क्योंकि इसको खोलेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इससे अच्छा क्या हम 64 को आगे लेके चले जाएंगे। 100 में से जब 64 को माइनस करेंगे तो y प्लस में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस में 64 यानी कि 36। अब मैं दोबारा से अच्छे से एक बार लिख लेता हूँ इसको, y प्लस में 3 का स्क्वायर आ गया अपने पास 36, तो यहाँ से y प्लस 3 की वैल्यू 36 का स्क्वायर रूट होता है अपने पास प्लस माइनस 6। तो एक बार तो मैं y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ले लूँगा, एक बार y प्लस में 3 इज इक्वल टू माइनस 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास या तो 3 होगा या फिर y की वैल्यू आएगी अपने पास -9। तो यहाँ से y की वैल्यू या तो 3 होगा या फिर -9, तो दोनों जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर। इसने y की वैल्यू पूछी है तो y की वैल्यू अपने पास दोनों हो सकती हैं, y इज इक्वल टू 3 और -9। क्वेश्चन 30 का देखिए, यहाँ पे अपने पास कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, तो आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन की पावर 4 ए इक्वल 1 है। देखिए कोस स्क्वायर ए आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए वो होता है साइन स्क्वायर ए, यानी कोस ए की वैल्यू 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए जो कि होगा साइन स्क्वायर ए। आपको याद रखना कोस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सोल्व करते हैं, देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखना है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए और उस पूरे का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए प्लस में, अब देखिए साइन स्क्वायर ए अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बराबर होगी कोस ए के, तो कोस ए
कोस ए, और कोस ए का स्क्वायर भी है क्योंकि ऊपर स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, ये आपको पता होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1। इसी में यहाँ पे क्वेश्चन और दे रखा है, और में साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में कोस ए प्लस में सीकेंट ए, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इसको राइट हैंड साइड के इक्वल बताना है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और इसी प्रकार इसमें भी लगा देंगे, दोनों में सोल्व करेंगे। देखिए मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर सोल्व करवा देता हूँ। ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कोसिकेंट ए, और साइन ए और कोसिकेंट ए की वैल्यू आपको पता होगी 1 होती है क्योंकि कोसिकेंट नीचे जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस, और देखिए ये 2 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन ए कोसिकेंट ए 2 आएगा, प्लस में यहाँ पे आएगा 2 कोस ए और सीकेंट है, और कोस और सीकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे भी अपना कोस से कोस सीकेंट कट जाएगा, 2 बचेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में एक 2 इधर है और एक 2 इधर है, ये हो गया अपना 4, प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब सोल्व करेंगे तो देखिए 1 और 4 5 और एक 6 और ये एक 7 प्लस में आगे यहाँ पे देखिए कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 31 का देखिए, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, और ये एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ चिमनी का 45 डिग्री, आई का आँखों का दे रखा है, याद रखना। तो आपको इसकी हाइट बतानी है चिमनी की। तो मैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है नीचे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो इस प्रकार देखिए कोई एक आदमी खड़ा है, ये जो आदमी मैंने मान लिया इधर एक आदमी है, इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। तो अगर 1.5 है और पूरे की हाइट चिमनी की मैंने मान ली h, तो यहाँ पे ये एंगल दे रखा है क्योंकि इधर इसकी आँख है, आँख के साथ इसका एंगल है 45 डिग्री, और नीचे की जो डिस्टेंस है 28.5 है, तो ऊपर भी 28.5 हो जाएगी। पूरी हाइट अगर h है, पूरी हाइट h है, नीचे जो आदमी है इसकी हाइट 1.5 है, तो ऊपर जो हाइट बचेगी ये बचेगी h माइनस 1.5, जो ये हाइट होगी ये यहाँ तक, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, h माइनस 1.5। अब इसको मैं दोबारा से देखिए सोल्व एक बार लिख देता हूँ, बाकी चीज़ को मैंने रफ कर दिया। ये है 28.5, ये है अपने पास 45 डिग्री, और ये है h माइनस में 1.5। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h माइनस 1.5 अपॉन में बेस है 28.5। 45 की वैल्यू आपको पता होगी 1 होती है, तो मैंने आगे 1 रख ली। 1 की जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h माइनस में 1.5 इक्वल टू आ जाए 28.5 इक्वल टू 28.5। अब 1.5 इधर माइनस का है, आगे जाके प्लस का हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 28.5 प्लस में 1.5, तो यह आ जाएगा अपने पास 30 मीटर। 30 मीटर इसका राइट होगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी। इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने हैं। सबसे पहला अपने पास आपको जो है सम निकालना 51 टर्म का, यदि इसकी सेकंड और थर्ड टर्म अपने पास दे रखी है। सेकंड टर्म कितनी है 14। सेकंड टर्म का मतलब क्या है कि a प्लस में d 14 है, और थर्ड टर्म यानी कि a प्लस में 2d अपने पास 18 है। तो यहाँ पे देखिए करते हैं सोल्व इसको। तो वैसे तो अगर आप डायरेक्ट इसको सोल्व करना चाहें तो माइनस कर लीजिए, इनको माइनस करेंगे तो ये माइनस डी इज इक्वल टू आ जाएगा -4। डी की वैल्यू आएगी अपने पास 4। अब डी की वैल्यू ऊपर वाले में रखेंगे तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी 10। अब ए की वैल्यू आ गई अपने पास और डी की वैल्यू आ गई। हमें जो है 51 का सम निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अब हमें निकालना 51 टर्म है, तो S51 इज इक्वल टू 51/2। अभी मैंने निकाला था a की वैल्यू अपने पास 10 है, d की वैल्यू 4 है। 2 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 20, n-1 यानी कि क्या 1 माइनस 1 50, और 50 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा अपना 200 यानी कि आएगा 200।
अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 200 और 20 को जोड़ेंगे 220, 2 से इसको काटूंगा 110, 110 की और जब 51 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5610, 5610 इसका राइट आंसर होगा। इसी के और में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा, ऊपर वाला ए पार्ट था, ये बी वाला है, बी ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में है। तो देखिए यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश वाला जो पार्ट है। एपी की थर्ड टर्म 16 है, इसकी सेवन्थ जो टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो एन टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें अगर हम बात करें तीसरी टर्म ए थर्ड, ए जो थर्ड है ये अपने पास कितनी है 16, और सातवीं जो टर्म है ये पाँचवीं जो टर्म उससे 12 ज़्यादा है। तो सातवीं टर्म में से पाँचवीं टर्म को माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस में 2d अपने पास 16 है, क्योंकि थर्ड टर्म यही होती है ए प्लस में 2d। अब इसको 7 वाले को लास्ट अगले वाले को सोल्व करेंगे तो ए 7 का मतलब है ए प्लस 6d, ए 5 का मतलब होता है ए प्लस 4d, लेकिन बीच में माइनस का है तो ए माइनस में 4d इज इक्वल टू 12। ए से ए कैंसिल, 4d 6d में से 4d को माइनस करेंगे 2d, 2d की वैल्यू 12 है तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 6, d 6 आ गया अपने पास। अब d की वैल्यू वापस रख देंगे तो a आ जाएगा। तो d की वैल्यू देखिए यहाँ से मैं उठा के और यहाँ रख देता हूँ, a प्लस में 2d यानी कि 12 इज इक्वल टू 16। तो d की वैल्यू यहाँ पे 16 माइनस में 12 कितना आ जाएगा 4, a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4 और d की वैल्यू आएगी अपने पास 6। तो क्वेश्चन जो अपना बी ऑप्शन है इसमें a की वैल्यू अपने पास है 4, d की वैल्यू है 6। तो पहली टर्म अपने पास 4 होगी, दूसरी होगी d अगर इसमें जोड़ेंगे तो 4 प्लस 6 यानी कि 10, तीसरी हो जाएगी अपने पास, इसमें फिर से जोड़ देंगे 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 4 प्लस में 12 यानी कि 16। तो 16 में अगली टर्म आ जाएगी अपने पास 12। इस प्रकार जो हम इसकी हमें एपी निकालनी थी। क्वेश्चन 33 यहाँ पे प्रूव करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको जो आप ट्रायंगल ड्रा करके खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। इसी में यहाँ पे ए डी और पी एम जो है मीडियम है ट्रायंगल की, आपको यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, दोनों को ये प्रूव करना है। क्वेश्चन 34 ऊपर जो है इसका ये पार्ट ऊपर इंग्लिश में हिंदी में दे रखा है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, नीचे इंग्लिश में है कि यहाँ पे एक पेन होल्डर है। पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ। पेन होल्डर जो है जिसके अंदर लकड़ी के अंदर डाला गया है ना, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे खड्डा कर रखा है। तो इसका वॉल्यूम बताना है, क्योंकि डालने के लिए जो है वहाँ पे जगह कर रखी है। तो लकड़ी का वॉल्यूम क्या होगा ये हमें बताना है। तो लकड़ी क्या है आपकी क्यूबॉइड टाइप की है। क्यूबॉइड अगर है तो इसके अंदर जो निशान बना हुआ है वो आपका कोन टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से। इसकी यहाँ पे हाइट दे रखी है 1.4, रेडियस दे रखी है 0.5। तो ऐसे कितने हैं 4 हैं। तो पहले 4 का वॉल्यूम निकाल लेंगे और जो लकड़ी का जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का उसमें से क्या कर लेंगे माइनस, बस आपको ये करना है। तो देखिए अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इसमें से 4 क्यों है, क्योंकि 4 जो है क्या है आपके कोनिकल यानी कि कोन जो है 4 दे रखे हैं। तो एक का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये 4 है। अब इसको सोल्व करेंगे। लेंथ अपने पास है 15, मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखिए 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, इसमें से माइनस करना है 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में हाइट है अपने पास 1.4। जब इसको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट जब करेंगे तो यह आएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। और जब उसको सोल्व करेंगे 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह आएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। माइनस करेंगे तो यह आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये जो है क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा जो बाकी लकड़ी है जिसके अंदर से जो ये आपके कोण दिख रहे हैं ना, इनको अगर माइनस करेंगे तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के और में क्वेश्चन और दे रखा है। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे नीचे देखिए कि आकृति में दिखाया गया है कि सजावटी ब्लॉक 2 ठोस पदार्थों से बना है, एक घन और एक अर्धगोलाकार। नीचे तो जो आपको क्या दिख रहा है घन, और ब्लॉक का जो आधार है वो घन की जो भुजा है 5 सेंटीमीटर उसके बिल्कुल ऊपर है। शीर्ष पर जो है लगे अर्धगोलाकार का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले क्यूबॉइड जो है इसका हमें जो है टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे।
उसमें से मैं क्या करूँगा, जो नीचे जो है, क्योंकि अगर ये अगर अर्ध गोला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उल्टा बना लेता हूँ मैं अगर इसको नीचे की तरफ, ये अर्ध गोला है तो नीचे वाला जो एरिया है ये इस क्यूबॉइड की जो ऊपर वाली जो आपको फेस दिख रहा है इसका आधा इसको कवर कर लेगा, वो माइनस करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस करूँगा। लेकिन जो ये आपका हेमिस्फीयर है, आधा गोला है, तो इसका खुद का भी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस करूँगा और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर लूँगा, किस में, क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है, ये होता है आपका, ये क्यूबॉइड नहीं है, ये क्या अपना क्यूब है, सॉरी क्यूबॉइड नहीं है, ये अपने पास क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी सब बराबर है, याद रखना क्यूब। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, इसमें से पाई आर स्क्वायर को माइनस करूँगा, क्योंकि इसमें जो नीचे जो इसके है जो ढका हुआ है, कवर कर रखा है नीचे से, लेकिन इसका जो है यहाँ पे हेमिस्फीयर है, इसका खुद का कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वो इसमें ऐड कर लूँगा। अब सोल्व करेंगे 6 × 5 का स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का और पाई आर स्क्वायर माइनस का, तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब इंटू 6 × 5 का स्क्वायर 25 प्लस में पाई की वैल्यू होती है अपने पास 22/7 मल्टीप्लाई में आर। अब अपने पास यहाँ पे डायमीटर 4.2 है, रेडियस निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। अब इसको 6 की जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, और आगे इसमें जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 13.86, दोनों को जोड़ेंगे तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद रखना ये क्या है, अपना एक क्यूब है जिसको हम घन बोलते हैं। क्वेश्चन 35 का देखिए, ऊपर हिंदी में दे रखा, नीचे इंग्लिश में देखिए। क्वेश्चन 35 यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पहले बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन। मीन दे रखा है यहाँ पे 18 रुपीज़, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मीन दे रखा है, यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए क्लास मार्क की अगर बात करें तो नीचे वाला तो देखिए एफ आई दे रखा है अपने पास, हमें एक्स आई की वैल्यू और निकाल लेते हैं। एक्स आई 11 और 13 के बीच में 12 आएगा, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब हमें एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 और 7 की जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ 84। फिर 14 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 84, 144, 234, फिर आएगा 20 और एफ़ की मल्टीप्लाई 20F, फिर 110 और लास्ट में 96। अब इन सभी को जब हम ऐड करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, हमें ऐड करना है, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड में सभी का जोड़ एफ आई। इन सभी का जोड़ तो ऊपर लिख दूँगा, इन जब सभी का जोड़ करेंगे तो ये आएगा 752 प्लस में 20F, और डिवाइड में एफ आई का जोड़, यानी कि नीचे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनका सभी का जोड़, ये आएगा 44 प्लस में एफ। और ये मीन अपने पास पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 18, जिसको हम एक्स बार बोलते हैं। तो इसको सोल्व करना है हमें बस, 752 प्लस में 20F डिवाइड में 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18। जब इसको आप इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20। आप इसको सोल्व कर लीजिए खुद। इसी में बी पार्ट दे रखा है, देखिए, ए स्टूडेंट्स नोट द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन रोड फॉर 100 पीरियड्स इज 3 मिनट्स, द समराइज्ड इट द टेबल गिवन, फाइंड द मोड। यहाँ पे इसका मोड बताना, आपको मोड निकालना हमें। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी अपने पास 20 जो है यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। तो अपनी जो मॉडल क्लास हो जाएगी 40 to 50। ये हमें जो है ये क्लास लेनी है, तो इसमें जो क्लास साइज़ होगा ये 10 हो जाएगा। लोअर जो लिमिट है एल, ये अपनी 40 होगी। फ्रीक्वेंसी जो होगी F1, ये उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। फिर हमें F0 निकालना, F0 क्या होती है, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी 12 है, ये 12 हो जाएगी। फिर हमें F2 मतलब जो मॉडल क्लास उससे अगली फ्रीक्वेंसी, ये अपने पास 11 हो जाएगी। अब मैंने सारी चीज़ लिख दी, H, L, F, F1, 0 और F2। अब आपको जो है यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेता हूँ। देखिए मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 या F0 बोल दीजिए माइनस F2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाइट से। तो इसमें सारी वैल्यू रख लीजिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ 40
प्लस 20 माइनस में 12 डिवाइड में 2 और 20 की मल्टीप्लाई 40 माइनस में एफ नोट यानी कि 12 माइनस में F2 यानी कि 11 मल्टीप्लाई में एच है 10 एच यहाँ पे 10 सोल्व करेंगे। जब सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 40 प्लस में 4.705 जब इनको ऐड करेंगे तो 44 पॉइंट में 705 लास्ट में आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास लगभग वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट है सेक्शन ई। इसके अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको जो है यहाँ पे समझना है, क्वेश्चन को फिर करना है। तो एक विमान का निर्धारित समय 30 मिनट देरी से रवाना हुआ और 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी गति सामान्य गति से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी। ऊपर हिंदी में दे रखा, नीचे देखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपको जो है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला लिखना है। तो आपको याद रखना है कि टाइम होती है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरे में क्वांटिटी की एक्सप्रेशन निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम स्पीड को मान लिया x, तो स्पीड अगर उसकी बढ़ेगी तो वो हो जाएगी x प्लस में 250। डिस्टेंस सेम रहेगी तो इसका मतलब 1500 यानी कि डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड माइनस में 1500 अपॉन में x प्लस में 250। और ये जो है आधा घंटा यानी कि 30 मिनट जो है क्या हो जाती है अपनी कम, क्योंकि अगर जो है स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको पता होगा टाइम क्या लगेगा कम। अभी जब इसको सोल्व करेंगे आप इसको देखिए एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। x² प्लस में 250x माइनस में 75 और उसके आगे 4 0 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपनी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब इसको दूसरा जो पार्ट है यही था अपना। थर्ड पार्ट इसकी एक्चुअल स्पीड बताइए, स्पीड का मतलब x की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे x² प्लस में 250x माइनस में 75 उसके आगे 4 0 इक्वल टू 16। अब इसको सोल्व करेंगे तो x² प्लस में ये हो जाएगा 1000x माइनस में 750x माइनस में 75 उसके आगे 4 0 इज इक्वल टू। अब दोनों में से पहले वाले में से x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x प्लस में 1000। अंदर अगले वाले में से 250 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x प्लस में 1000। अब दोनों में से x प्लस 1000 दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 750। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई जीरो कब होती है, तो पहली जीरो या दूसरी जीरो। पहली को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1000 आएगी जो कि नहीं हो सकती, स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। दूसरा अगर x की वैल्यू देखेंगे तो 750, हाँ ये हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि x की वैल्यू आ गई अपने पास 750। नई स्पीड क्या होगी, तो ये एक्चुअल स्पीड आ गई 750, नई स्पीड 250 बढ़ा दी थी तो नई स्पीड आ जाएगी अपने पास 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 37 का देखिए, यहाँ पे दो जो है अपने पास सर्कल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रेडियस दे रखी है पहले की 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये चाहे आप यहाँ से लीजिए 5, ये 4 है यहाँ तक, इससे आगे भी 4 है। बाहर जो है ये आपको एक टेंजेंट दिख रही है, ये भी एक टेंजेंट है। इसमें सबसे पहला पार्ट है ऊपर, ये देखिए नीचे हिंदी आपका जो दे रखा है किसमें, इंग्लिश में, ऊपर हिंदी में। तो इसको हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। PA का मान बताइए, PA क्या होगा। तो देखिए PA यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अगर यहाँ से अगर टेंजेंट्स इसके ऊपर ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये 12 है तो रेडियस 5 है, क्योंकि रेडियस 5 है तो इधर भी ये क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि PA का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज PA, इसका स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे 169। PA का स्क्वायर 169 है तो P आ जाएगा 169 का स्क्वायर रूट यानी कि 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये अपना PA पूरा 13 सेंटीमीटर है। दूसरा, यदि दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें तो कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर बाहर दोनों टच करें तो यहाँ पे जो है केवल एक ही जो है कॉमन यानी कि 1 टेंजेंट जो है खींची जा सकती है, यानी कि हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट क्या रहेगी, दोनों सर्कल की एक ही हो सकती है। जैसे एक सर्कल है तो दोनों की कॉमन टेंजेंट जो है एक तरीके से क्या है, यानी कि दोनों बाहर की साइड टच कर रहे हैं, यानी कि दोनों जो है बाहर की साइड क्या कर रहे हैं, बाहर की साइड टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट एक खींची जाएगी। बाहर की साइड टेंजेंट जो है आपकी क्या रहेगी, टच करेगी दोनों सर्कल को। पहले जो मैंने बताया था ना उसमें मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि टच नहीं कर रहे थे, लेकिन इसने बता रखी कि टच कर रहे हैं, तो टच कर रहे हैं तो एक ही टेंजेंट खींची जाएगी। अगला पार्ट है BQ और Q वाली बताइए।
बी क्यू और क्यू वाई। तो बी क्यू यहाँ पे देखिए, पहले बी क्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। ये अपनी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस 4 है तो ये भी रेडियस ही है। तो सबसे पहले हम बी क्यू निकालते हैं। बी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा, बी क्यू क्या अपना हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस में 16 25। तो 25 का स्क्वायर रूट बी क्यू इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर बी क्यू, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। हमें क्यू वाई निकालना है, क्यू वाई ये इतनी बतानी है। तो ये रेडियस है 4, ये पूरी 5 है, तो ये अपने पास आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है और ये पूरी 5 है। तो इसका मतलब जो आपको क्यू वाई दिख रही है 1 बच गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसी में देखिए हमें पी के और एक्स वाई बतानी है, पी के और एक्स वाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी के और एक्स वाई। अब पी के कहाँ पे है, ये अपने पी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप देखेंगे तो पी ए अपनी अभी आपने आई थी, अभी निकाली थी, पी ए अपने पास 13 है, प्लस में ये ए से लेकर के तक ये आपकी रेडियस ये 5 है, तो ये आ जाएगी टोटल आपकी 18। पी के की क्यू की पी के की जो वैल्यू हुई अपने पास 18 है सेंटीमीटर। दूसरी है एक्स वाई। तो एक्स अगर वाई की बात करें तो आप देखिए दोबारा से एक्स वाई जो है यहाँ पे देखिए, ये अपने पास एक्स है और ये यहाँ पे वाई है, एक्स से लेकर वाई तक। तो देखिए यहाँ पे ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये भी 4 है। तो डायमीटर प्लस डायमीटर को जोड़ देंगे, 10 प्लस में 8, यानी कि 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो आपका प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है कि भरत अपने घर के लिए एक एक्वेरियम खरीदने के लिए बाजार जाता है। उसने दुकानदार से एक्वेरियम में कुछ मछलियाँ डालने के लिए कहा। दुकानदार ने अपने बड़े टैंक से 13 गप्पी मछलियाँ 15 फ्लावर हॉर्न मछलियाँ, 12 कोई नाम है उसका, और 11 एंजल मछलियाँ निकाली। उन्हें एक्वेरियम में रख दिया जिसे भरत ने खरीदा था। अब वह यादृच्छिक रूप से एक मछली चुनता है, यानी कि यहाँ पे एक एक्वेरियम है जिसमें आपको पता होगा पानी का जो टैंक होता है, आपने वो देखा होगा ज़रूर हॉस्पिटल में या फिर किसी स्कूल में कॉलेज में मछलियाँ वगैरह रखते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे यदि एक्वेरियम में टोटल जो फिश हैं वो 36 हैं, तो आपको फीमेल फिश की जो है बतानी है कितनी होंगी। यानी कि अगर मेल फिश अगर 36 हैं तो पहले हम टोटल काउंट कर लेते हैं कितनी है। 13 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 11, यानी कि 13 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 11, इनकी टोटल फिश हैं 54। उसमें से जो मेल हैं, मेल अपने पास हैं 36। तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 54 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो 18 फीमेल हैं। इसने मेल के बारे में पूछा है, फीमेल के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट की ये हो जाएगी, फीमेल 18 है, टोटल 54 है, ये आएगी 1/3। दूसरा पार्ट इसके अंदर फ्लावर हॉर्न फिश होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फ्लोर हॉर्न जब आप चलेंगे तो ऊपर देखेंगे तो फ्लोर हॉर्न कितनी है, 18। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेकंड वाले की, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये 18 है टोटल, और टोटल फिश हैं 54। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ये भी क्या होगी आपकी 1/3। थर्ड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए कोई फिश और ए गिप्पी फिश। आपको कोई फिश और गिप्पी फिश की जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले जो है कोई फिश देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पे कोई फिश हैं 12 और जो गप्पी फिश हैं 13। तो पहले 12 के लिए निकाल लेंगे फिर 13 के लिए। तो पहले यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं कोई फिश के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये आ जाएगी 12/54, यानी कि काटेंगे इसको, यहाँ पे काट लेता हूँ मैं 6 दूनी 12, 6 नीम 54, 2/9। अब दूसरी जो है गप्पी फिश इसके लिए अगर निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा 13/54। तो 13/54, बस ये आगे कटता नहीं है। नेक्स्ट है बी पार्ट इसके अंदर, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नाइदर एंजल फिश नॉर फ्लोर हॉर्न, यानी कि न तो हमें एंजल फिश लेनी है, सेलेक्ट करनी है, नई फ्लोर हॉर्न, यानी कि पहले जो है इनका बताना हमें। तो अगर आपको एंजल और टोटल नंबर ऑफ एंजल और हॉर्न फिश अगर हम बात करें तो ये कितनी हो जाएंगी आपको नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर नॉर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे न तो जो है आपकी एंजल फिश होनी चाहिए और नई क्या होनी चाहिए आपकी। तो मैं यहाँ ऊपर जोड़ लेता हूँ एक बार, यानी कि एंजल और फ्लावर हॉर्न को छोड़ के जो फिश बच गई, एंजल और फ्लावर हॉर्न को,
एंजल और फ्लोर इन दोनों को छोड़ के बच गई 13 प्लस में 12 यानी कि 25। तो इसकी हो जाएगी 25/54। ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर इसका 25/54। ये इसने पूछी है। अगर इसी में दूसरा है आइदर, दूसरा जो है आइदर एंजल और फ्लोर हॉर्न फिश रिस्पेक्टिवली। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दूसरे वाले में अगर इसका दूसरा पार्ट अगर करें तो सेम जो है ये अपने पास दूसरे में अगर हम बात निकालेंगे आइदर एंजल या फिर फ्लोर हॉर्न, तो वो कितनी है आपकी 18 प्लस में 11 29/54। तो अगर ऊपर वाले का अगर पार्ट की जब करेंगे इसका तो ये आएगा 25/54 और नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो ये आएगा 29/54। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल